अस्सलाम वालेकुम। आई एम आसिफ अमजद। आज के इस वीडियो लेक्चर में मैं फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का पास पेपर 2001 के जो एमसीक्यूज़ हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो ये बेसिकली दो पेपर हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के हैं, पेपर 1 और पेपर 2। तो पेपर 1 में 20 एमसीक्यूज़ आते हैं और पेपर 2 में 10 एमसीक्यूज़ हैं। तो ओवरऑल इस वीडियो में मैं 30 एमसीक्यूज़ आपसे डिस्कस करूंगा। लेट्स मूव टू द फर्स्ट एमसीक्यूज़ क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, बजटरी डेफिसिट रेफर्स टू। बजटरी डेफिसिट क्या होता है? पहली ऑप्शन है टोटल रेवेन्यू रिसीव्ड्स माइनस टोटल एक्सपेंडिचर्स, यानी जो टोटल रेवेन्यू मिल रहे हैं उसमें से टोटल एक्सपेंडिचर्स को निकाल दें। दूसरा है फिस्कल डेफिसिट्स माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स, एंड सी ऑप्शन इज टोटल रिसीव्ड्स रेवेन्यू अकाउंट्स प्लस कैपिटल अकाउंट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू प्लस कैपिटल, और डी है नन ऑफ द अबव। बेसिकली जो बजटरी एक्सपेंडिचर है, नेक्स्ट स्लाइड पे पहले मूव करते हैं। तीन इसके मेजर्स होते हैं। पहला है जी रेवेन्यू डेफिसिट, दूसरा है फिस्कल डेफिसिट और थर्ड है प्राइमरी डेफिसिट। जो रेवेन्यू डेफिसिट है इट्स अ टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल एक्सपेंडिचर, यानी जो रिसीव आप कर रहे हैं उसमें से एक्सपेंडिचर निकाल दें तो वो रेवेन्यू डेफिसिट होगा। फिस्कल डेफिसिट क्या है? टोटल एक्सपेंडिचर रिसीव एक्सक्लूडिंग बार्विंग, बार्विंग निकालने के बाद जो बचेगा वो फिस्कल डेफिसिट है। और प्राइमरी डेफिसिट क्या है? फिस्कल डेफिसिट माइनस इंटरेस्ट पेमेंट्स। तो बेसिकली ये तीन मेजर्स ऑफ बजटरी डेफिसिट हैं। तो अब हम मूव करते हैं, तो इसमें से सबसे ज़्यादा सूटेबल कौन सा है? वैसे तो ए बी सी तीनों ऑप्शन सही हैं। अगर डी में ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन होता तो वो सही होनी थी, लेकिन ए बी सी में से ज़्यादा जो सूट है वो ऑप्शन सी है। टोटल रिसीव्ड्स रेवेन्यू अकाउंट प्लस कैपिटल अकाउंट माइनस टोटल एक्सपेंडिचर रेवेन्यू और कैपिटल, ये ज़्यादा इनमें से, जैसे ये दोनों ऊपर सही ऑप्शंस हैं, इन दोनों में से जो सही ऑप्शन है वो सी वाली है। अब क्वेश्चन 2 की तरफ मूव करते हैं। इंक्रीज इन द नंबर ऑफ बायर इन द मार्केट लीड टू शिफ्ट ऑफ द डिमांड कर्व टू दी। फॉर एग्जाम्पल ये आपकी डिमांड कर्व है। अगर नंबर ऑफ बायर इंक्रीज कर देते हैं यानी ओवरऑल डिमांड आपकी बढ़ जाएगी, तो आपकी ये जो डिमांड कर्व है वो राइट वर्ड शिफ्ट हो जाएगी। या कहाँ शिफ्ट हो जाएगी? राइट वर्ड। तो ये ए ऑप्शन इज राइट हेयर। अब देखें शिफ्ट फैक्टर ऑफ डिमांड कर्व कौन से हैं? चेंज इन टेस्ट में अगर चेंजिंग आ जाए, पॉपुलेशन अगर बढ़ जाए चेंज आ जाए, इनकम चेंज आ जाए, प्राइस ऑफ सब्सिट्यूट या कम्प्लीमेंट्री गुड्स में चेंजिंग आ जाए, फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस चेंज हो जाए, तो आपकी जो डिमांड कर्व है वो शिफ्ट हो जाएगी। अगर प्राइस के अंदर चेंज हो तो ये ऑन द डिमांड कर्व इफेक्ट होगा। प्राइस के अंदर जो इफेक्ट है वो ऑन द डिमांड कर्व इफेक्ट होता है। थर्ड ऑप्शन इज बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट रेफर्स टू, यानी ट्रेड डेफिसिट क्या होगा? अगर आपकी जो इंपोर्ट्स के रेवेन्यू एक्सपोर्ट के रेवेन्यू से ज़्यादा हो तो आपका बैलेंस ट्रेड डेफिसिट होगा। देखो, एक्सेस ऑफ पेमेंट ऑफ इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवरसीज फ्रॉम एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी जो बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं उसके जो पेमेंट्स हैं वो एक्सपोर्ट की पेमेंट से ज़्यादा है, तो ये आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड डेफिसिट में होगा। ए ऑप्शन इज राइट। आगे बी ऑप्शन क्यों गलत है? कह रहा है एक्सेस ऑफ फ्रॉम कमोडिटी एक्सपोर्ट माइनस पेमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स, यानी आपकी जो एक्सपोर्ट है उसकी ज़्यादा अर्निंग है इंपोर्ट की निस्बत, तो ये आपका बैलेंस ऑफ ट्रेड सरप्लस में होगा। और तीसरा सिंपल इसकी डेफिनेशन है बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या? पेमेंट ऑफ कमोडिटी इंपोर्ट्स
माइनस रिसीव्ड फ्रॉम कमोडिटी एक्सपोर्ट्स। ये तो इसकी डेफिनेशन। तो ए ऑप्शन इज मोस्ट सूटेबल ऑप्शन इन दिस क्वेश्चन। क्वेश्चन 4 इज मोनोपोलिस्ट गेन मोर इट। मोनोपोलिस्ट कब ज्यादा गेन करते हैं? elasticity of demand for his product is low comparatively, यानी elasticity अगर लो हो, अगर elasticity लो होगी तो मोनोपोलिस्ट जो है वो ज़्यादा प्रॉफिट गेन नहीं कर सकते, क्योंकि अगर वो अपनी प्राइस को कम कर देंगे तो टोटल रेवेन्यू कम हो जाएगा, उनकी डिमांड में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जबकि बी ऑप्शन में elasticity ऑफ डिमांड ऑफ हिज प्रोडक्ट इज हाईली कंपैरेटिवली, अगर elasticity ज़्यादा होगी तो अगर 1% प्राइस कम करेगा तो क्वांटिटी डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, जिससे मार्जिनल रेवेन्यू भी बढ़ जाएंगे, जिससे मोनोपोलिस्ट को ज़्यादा प्रॉफिट गेन होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट हैंड। फिफ्थ क्वेश्चन है devaluation of Pakistan rupees in the 1990 led to। अब देखें, जब हम किसी भी करेंसी को डीवैल्यूएट करते हैं, यानी उसकी जो वैल्यू उसको कम कर देते हैं, तो हमारी जो गुड्स हैं वो फॉरेनर्स को सस्ती लगती हैं। जब फॉरेनर्स को सस्ती लगती हैं तो वो हमसे ज़्यादा परचेज करते हैं, तो इससे हमारी एक्सपोर्ट बढ़ जाती है। तो डीवैल्यूएशन का सिंपल ये आंसर है कि इंक्रीज इन एक्सपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट में इजाफा हो जाता है। ए ऑप्शन इज राइट हियर। 6 है मोस्ट सोफिस्टिकेटेड मॉडल ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ आर बेस्ड ऑन, यानी इकोनॉमिक मॉडल्स आपको पता है अजम्पशंस के ऊपर बेस करते हैं। रियलिस्टिक अजम्पशंस भी हैं, अनरियलिस्टिक अजम्पशंस भी होती हैं। ऑन assumptions at least some of which are extremely difficult to be proved as valid। अब ये ऑप्शन देखें, ए बी सी तीनों राइट हैं, लेकिन इन सब में से ज्यादा बेहतर ऑप्शन कौन सी है? तो ऑप्शन ई सी इज मोस्ट बेस्ट ऑप्शन, कि ये ऐसी अजम्पशंस पे बेस करता है जो कि बाज़ दफ़ा उनको प्रूफ करना मुश्किल हो जाता है। सी इज राइट है। रियल जीडीपी रेफर्स टू जीडीपी एट कांस्टेंट प्राइस। अगर कांस्टेंट प्राइस पे करेंगे तो रियल जीडीपी, अगर करंट प्राइस पे करेंगे तो आपकी नॉमिनल जीडीपी होगी। टर्म ऑफ ट्रेड रेफर्स टू, टर्म ऑफ ट्रेड क्या है? द रेशियो ऑफ द relative price of export and import is called term of trade। तो बी ऑप्शन में देखें, वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट वर्सेस वैल्यू ऑफ इंपोर्ट्स, अगर इनकी रेशो ले लें तो टर्म्स ऑफ ट्रेड बन जाता है। तो बी ऑप्शन इज राइट है। 9 है कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन इज द रिजल्ट ऑफ। कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन किस वजह से होती है? अगर प्रोडक्शन की जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है वो ज्यादा हो जाए, यानी अगर चीज को बनाने में ज्यादा कॉस्ट हो तो उसको हम कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन करेंगे, यानी ए ऑप्शन इज राइट है। 10 कंपीटेटिव मार्केट कंप्राइसेस, इसमें लार्ज नंबर ऑफ बायर्स, लार्ज नंबर ऑफ फर्म्स, लार्ज नंबर ऑफ बोथ बायर एंड सेलर्स, बायर्स एंड प्रोड्यूसर्स। ये सी ऑप्शन इज राइट है। 10 है अ मोनोपोलिस्ट मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट एट अ पॉइंट वे। आपको पता है कि मोनोपोली वहां पे मैक्सिमाइज प्रॉफिट करती है जहां पर मार्जिनल रेवेन्यू उसकी मार्जिनल कॉस्ट के बराबर हो जाए, यानी बी ऑप्शन क्या है? हिज मार्जिनल रेवेन्यू इक्वल मार्जिनल कॉस्ट। ये राइट ऑप्शन है बी वाला। 12 है अंडर परफेक्ट कंपटीशन अ फर्म वुड मैक्सिमाइज प्रॉफिट एट अ पॉइंट वेयर मार्जिनल कॉस्ट इक्वल टू द मार्जिनल रेवेन्यू, यानी सी ऑप्शन इज राइट है। 13 है फॉरेन ट्रेड डिफरेंस फ्रॉम डोमेस्टिक ट्रेड, यानी फॉरेन ट्रेड और डोमेस्टिक ट्रेड में जो डिफरेंस है वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन की वजह से होता है, ड्यू टू द डिफरेंस इन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। बी ऑप्शन इज राइट हियर। WTO यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इज द सेम थिंग एज UNCTAD, the same as WHO, replacement of the UNCTAD।
अब ये ऑप्शन सी राइट ऑप्शन है। आपको इसकी मैं रीज़न भी देता हूँ ये क्यों राइट है। तो WTO वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन का जो पुराना नाम है वो है गैट, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। पहले ये नाम यूज़ होता था। तो इसी का एक अदारा है UNCTAD, यानी यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। ये 1964 में ये जो डिपार्टमेंट है ये इस्टेब्लिश हुआ था। तो ये इस वजह से हुआ था कि डेवलपिंग कंट्रीज में जो प्रॉब्लम्स हैं वो WTO, IMF और वर्ल्ड बैंक हल करने में नाकाम है। तो फिर ये नया 1964 में ये नया UNDCD ये रिप्लेस हुआ है WTO की जगह पे। तो इसके अब तक 195 मेंबर हैं। ये भी आपने क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ लेना है। ये भी क्वेश्चन बाज़ दफ़ा आ जाता है पेपर में। मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू इन पाकिस्तान बजट। पाकिस्तान के बजट में मेजर जो वो रेवेन्यू है वो कौन सा है? हैव नॉट चेंज इन 90, हैव ड्रास्टिकली चेंज इन द 1990, हैव चेंज स्लाइटली इन द 90s। तो 1990 में ये जो आपका बजट रेवेन्यू है उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस हुई थी। तो बी ऑप्शन इज राइट है। मेन हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर इन पाकिस्तान बजट आर। मेन हेड्स ऑफ एक्सपेंडिचर्स क्या हैं? इसमें ऑप्शन बी इज राइट। डिफेंस है, पहले नंबर पे आता है, फिर फॉरेन डेट है, फिर डेवलपमेंट है। तो ये क्वेश्चन में बी राइट है। तो इसकी रीज़न क्या है इसके मैंने लिखा हुआ है। मेजर हेड ऑफ एक्सपेंडिचर सबसे ज़्यादा जो डिफेंस पे लगाता है, उसके बाद डेट सर्विसेज, सब्सिडाइज एंड ग्रांट्स, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव, सोशल सर्विसेज। यानी अगर हम इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखेंगे तो पहले आपका डिफेंस आएगा, फिर डेट आएगा, फॉरेन डेट, और बाकी जो डेवलपमेंट है वो बाद में आएंगी। तो इसी क्वेश्चन में देखो पहले डिफेंस है, फिर फॉरेन डेट है, फिर डेवलपमेंट है। ये 3 असेंडिंग ऑर्डर है, बाकी ये ए और सी ऑप्शंस नहीं है। 17 क्वेश्चन है इंक्रीज इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स कर इंक्रीज करने से क्या होता है? तो आपकी इन्फ्लेशन बढ़ जाती है। इन्फ्लेशन क्यों बढ़ती है? जब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स ज़्यादा हो जाते हैं तो इससे आपकी जो मनी बेस है वो ज़्यादा हो जाती है। तो मनी बेस ज़्यादा होने की वजह से इकोनॉमी में इन्फ्लेशन आ जाती है। तो ऑप्शन ए इज राइट है। पाकिस्तान बजट डेफिसिट इज फाइनेंस्ड बाई रेवेन्यू, बजट सरप्लस, बारविंग बोथ बैंक एंड नॉन बैंक। तो ये बारविंग बैंकिंग और नॉन बैंकिंग सेक्टर से की जाती है। बी ऑप्शन इज राइट है। मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक इंडिकेटर ऑफ हेल्थ ऑफ एन इकोनॉमी इज इनकम पर कैपिटा। यानी आपकी टोटल जीडीपी को टोटल पॉपुलेशन पे अगर डिवाइड कर दें तो आपकी इनकम पर कैपिटा आपको हासिल हो जाती है। तो ए ऑप्शन इज मोस्ट सूटेबल आंसर इन दिस क्वेश्चन। 20 है मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट इन इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट कौन सा है जिससे आपकी इकोनॉमी ग्रोथ ज़्यादा हो जाती है? सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट ठीक है, टेक्नोलॉजी एंड स्किल्स ये भी सही है। तो सी ऑप्शन इज राइट है। ए और बी ऑप्शन दोनों सही है। 21 है एक्सटर्नल डेट सर्विसेज इज ग्रेटर देन। आपकी जो एक्सटर्नल डेट सर्विसेज हैं वो किससे ज़्यादा है? पहला जी सोशल सेक्टर स्पेंडिंग। पाकिस्तान में जो सोशल सेक्टर है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन, हेल्थ है, इनके ऊपर बहुत ज़्यादा कम पैसा यूटिलाइज हो रहा है, यानी ये 5% से भी कम है, जबकि एक्सटर्नल डेट आपका तकरीबन 19% है। तो ये ए ऑप्शन है कि जो एक्सटर्नल डेट ये सोशल जो सेक्टर स्पेंडिंग है इससे बहुत ज़्यादा होता है। बाकी डिफेंस के भी आपके काफ़ी एक्सपेंडिचर हैं, एग्रीकल्चर पे भी काफ़ी हैं, इंडस्ट्रियल सेक्टर में भी काफ़ी हैं। तो ए ऑप्शन इज राइट है। पाकिस्तान फॉरेन अर्निंग लार्जली डिपेंड्स ऑन।
पाकिस्तान की फॉरेन अर्निंग आपको पता है कि पाकिस्तान का जो मेजर सेक्टर है वो एग्रीकल्चर सेक्टर है, तो इसी से ही फॉरेन अर्निंग आपको हासिल होती है। तो ए ऑप्शन इज राइट है। नेशनलाइजेशन ऑफ 1970s इन पाकिस्तान हैज डन। आपको पता है कि जुल्फकार अली भुट्टो ने 1970 में रैशनलाइजेशन यानी तमाम अदारों को गवर्नमेंट की तहवील में ले लिया था। तो इसकी वजह से क्या हुआ था, इकोनॉमी में को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था, फ़ायदा नहीं हुआ था। तो बी ऑप्शन इज राइट है। मोर देन हार्म इन द इकोनॉमी, नुकसान ज़्यादा हुआ था। 24 है, द लार्जेस्ट रेवेन्यू कलेक्शन इज थ्रो। अब इनमें से जो चार दिए इनमें सबसे ज़्यादा किस में रेवेन्यू होता है, वो इनकम टैक्स है। इनकम टैक्स से पाकिस्तानी गवर्नमेंट को ज़्यादा जो है रेवेन्यू होता है। 25 है, पर कैपिटा इनकम इन पाकिस्तान इन द लास्ट 5 years। अब ये 2001 का पेपर है, तो मैं इसी क्वेश्चन को ये करंटली बेस कर रहा हूँ। तो अभी आपकी जो पर कैपिटा इनकम है ये जो पिछले 4 साल है उनमें बढ़ती रही है, लेकिन ये पिछले साल डिक्रीज होना शुरू हो गया। तो डी ऑप्शन इज राइट है। द इकोनॉमिक ग्रोथ इन पाकिस्तान इन द लास्ट 5 years। अब ये हुआ है कि पिछले 4 सालों में बढ़ती रही है और ये लास्ट में नीचे आना शुरू हो गई है। तो इसमें ये ऑप्शन ही नहीं है, ये तो पुराना क्वेश्चन है। 26 में देखें, द जीडीपी ग्रोथ इन पाकिस्तान लार्जली डिपेंड ऑन। पाकिस्तान की जीडीपी ग्रोथ ज़्यादा किस सेक्टर पे है, एग्रीकल्चर सेक्टर पे है। 28 है, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ रेट इन पाकिस्तान इन लास्ट फाइनेंशियल ईयर वाज अबाउट। पिछले साल कितनी इसकी जो ग्रोथ थी, तो वो है 2.11, यानी 2.11% जो है ना इसकी जो ग्रोथ हुई है। तो ए ऑप्शन इज राइट है। एजुकेशन स्पेंडिंग एज शेयर ऑफ बजट इन पाकिस्तान, तो 2.5% जस्ट जो है ना वो करंटली, ये मैं करंटली आपको डाटा बता रहा हूँ। थैंक यू।